थाड़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है। थाड़ा न्यूज़ का आज पहला एपिसोड है और हम शुरू कर रहे हैं ओपिनियन के साथ। मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य और मेरे साथ थाड़ा न्यूज़ के एडिटर है प्रमोद तिवारी। तो आज ये राजनीतिक उथल पुथल जो असम में हो रहा है कि कौन आखिर चीफ मिनिस्टर होंगे, इसको लेकर के हम बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। कि आई है पार्टी, जीत के आई है पार्टी। अब सवाल ये है कि आखिर चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, और क्योंकि दो विख्यात लोग हैं हमारे साथ हमारे असम में, एक है सर्बानंद सोनोवाल जी और एक है हिमंत विश्व शर्मा जी। मैं प्रमोद तिवारी से जानना चाहूँगा कि उनके मन में क्या लग रहा है, क्या लगता है कि कौन आखिर चीफ मिनिस्टर होंगे असम के। देखिए, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके लड़ती है। 2016 में जब असम में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सर्बानंद सोनोवाल पार्टी के मुख्यमंत्री के फेस थे, उनको आगे करके पार्टी ने चुनाव लड़ा था। पर 2021 में मुख्यमंत्री का कोई फेस पार्टी ने सामने नहीं रखा था। आदर्श स्थिति तो यह होती है कि पार्टी का जो विधायक दल है वो तय करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पर ये किताबी बात है। आमतौर पर राष्ट्रीय दलों में दिल्ली से ही तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछली बार के विपरीत इस बार मुख्यमंत्री पद के दो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। एक तो जो इनकम्बेंट हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और दूसरे हैं हिमंत विश्व शर्मा, जिनके पास में शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी सहित कई पोर्टफोलियो और उन्होंने सारे पोर्टफोलियो को बखूबी निभाया है। अब ये सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन दोनों के बीच से। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जैसे मैंने कहा, ये तो विधायकों से इनपुट लेकर दिल्ली को ही तय करना है। हम तो केवल कयास लगा सकते हैं, और जो पब्लिक परसेप्शन, अभी जो पब्लिक में एक जो नया नैरेटिव सामने आ रहा है, आम असम की जनता क्या चाहती है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो चूंकि चुनकर जनता ने भेजा है तो पहले जनता के मन में क्या है, जनता के मन की था लेते हैं। तो इस विषय में असम की जनता से, असम के प्रबुद्ध लोगों से बात करने से एक डिवाइडेड ओपिनियन सामने आ रहा है। एक बड़े तबके का मानना कि सर्बानंद सोनोवाल निर्विवाद है, उनकी छवि स्वच्छ है और वो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। पिछले 5 सालों में कोई एक दल विशेष या कोई एक गुट विशेष के नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं बनी है। वो सर्वमान्य है, सर्व स्वीकृत है। लिहाजा मुख्यमंत्री फिर से सर्बानंद सोनोवाल को ही बनना चाहिए। जबकि जो दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है, उनका ये मानना है कि सर्बानंद सोनोवाल एक व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनकी छवि बेदाग है, इसमें भी दो राय नहीं है। पर एक प्रशासक के रूप में हिमंत विश्व शर्मा उनसे कहीं बेहतर साबित हो सकते हैं, इसलिए हिमंत विश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दूसरी थॉट के लोगों का ये भी कहना है कि असम सहित पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी का परचम अगर किसी ने बुलंद किया है तो हिमंत विश्व शर्मा ही है। वे नेडा के कन्वीनर है, लिहाजा उनके ऊपर असम को छोड़कर जो अन्य 6 राज्य है पूर्वोत्तर के, उनकी जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है। और हमने देखा पिछले 5 वर्षों में जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उसके बाद से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, एक एक कर सारे राज्यों को उन्होंने भगवा झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले साल जो कोविड क्राइसिस हुई थी, कोविड की जब पहली लहर आई थी, तो उन्होंने बहुत ही बखूबी, मैं कहता हूं कि अगर भारत के 5 राज्यों का अगर हम विश्लेषण करें कि जिन 5 राज्यों ने सबसे बेहतर ढंग से कोविड क्राइसिस का सामना किया हो, तो उसमें असम भी एक निश्चित रूप से आएगा। और वो सारा का सारा श्रेय हिमंत विश्व शर्मा को जाता है। कोविड के अलावा शिक्षा विभाग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और उनका एक काम जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि उन्होंने सरकारी मदरसों को सरकारी सहायता बंद करके उन्हें रेगुलर स्कूल में तब्दील कर दिया। हालांकि कुछ लोग इस बात को कह सकते हैं कि मदरसों को यकायक बंद कर देना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने बंद नहीं किया। उन्होंने मदरसों को उनमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी यह हवाला देकर कि उस तरह की शिक्षा से धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ता है। आज मुसलमान छात्रों को भी इस बात की ज़रूरत है कि विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ें,
उन्होंने उनको रेगुलर स्कूल में तब्दील कर दिया। हालांकि नेशनल मीडिया में इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। उसका एक कारण यह भी है कि जोग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। यहाँ पर जो घटना घटती है वो नेशनल मीडिया में उतनी फ्लैश नहीं होती है, किंतु मैं कहता हूँ कि एक माइलस्टोन डिसीजन उनका था, मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो इन सारे कारणों से उनकी प्रशासकीय छवि, भारतीय जनता पार्टी को विस्तार देने में उनकी भूमिका, कोविड क्राइसिस से निपटने में उन्होंने जो एक भूमिका अदा की थी, उन सब चीज़ों को देखते हुए एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि हिमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। प्रमोद जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपका ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हम देख रहे हैं, आपने बताया एक स्कूल ऑफ थॉट है ये कि आखिर हेमंत जी जो है उनको हमने देखा और उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सर्बानंद सोनोवाल जी का क्या पोजीशन होगा? ये बहुत ही एक मौजू सवाल आपने किया है और बहुत ही सामयिक सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री, एक काल्पनिक सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा होते हैं तो सर्बानंद सोनोवाल की क्या भूमिका होगी। इसका भी रास्ता लोग ये निकाल रहे हैं, जो लोग कयास कर रहे हैं, जो लोग राजनीतिक चर्चा में यकीन रखते हैं, उनका ये कहना है कि सर्बानंद सोनोवाल पहले भी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे। वो खेल विभाग को संभालते थे, खेल और युवा मामलों के मंत्री थे। मोदी सरकार का रिशफल होना अभी ड्यू है, तो मोदी सरकार का जब भी, मोदी मंत्रिमंडल का जब भी रिशफल हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह देकर एकोमोडेट किया जा सकता है। क्यों ना ऐसा हो जाए, जैसे एक ओपिनियन, एक थॉट ये भी आ रहा है कि जिस तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री को, असम सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय को जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने संभाला है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उनको भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए, जो दायित्व देने पर ऐसा नहीं लगता है कि उनके बस में यह है कि वो पूरे देश के लिए काम कर सके? नहीं, हवा में फिजा में ये चर्चा भी तैर रही है कि सर्बानंद सोनोवाल को असम में ही रहने दिया जाना चाहिए और उनकी जो कैलिबर है हेमंत बिश्व शर्मा की, उसे केवल नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उससे फ़ायदा हो, इसके बजाय बेहतर हो कि पूरे भारतवर्ष के लोग उनकी जो क्षमताएं हैं उनका लाभ उठा सकें, तो उन्हें केंद्र में भेजा जाना चाहिए। पर जो अंदर खाने से जो बात आ रही है वो ये है कि हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े हुए हैं, वो उसके लिए काफ़ी लॉबिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि असम का मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यही होती है कि उनकी जो क्षमताएं हैं, उनमें जो काम करने का जज्बा है, जो उनका अनुभव है, उसका लाभ पूरे देश को मिले। आज कोविड क्राइसिस से पूरा देश जूझ रहा है, लोग कह रहे हैं सिस्टम फेल हो गया है, सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि सिस्टम फेल हुआ है, सरकार फेल हुई है। कारण जो भी रहा हो, पर आज है कि पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा देश का हेल्थ सिस्टम घुटनों पर आ गया है। रोज़ 4 लाख केसेज आ रहे हैं, 4-4 लाख केसेज से निपटना हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके बस की बात नहीं है। एक इसमें एक नया आयाम और भी है, जो थोड़ा सा विषय से अलग हटके मैं बात कर रहा हूँ। आज ऑक्सीजन की कमी की बातें टीवी चैनलों पर, समाचार माध्यमों में आ रही है, अस्पतालों में बेड कम है, ये बात आ रही है। चलिए मान लेते हैं कि भारतवर्ष में बहुत बड़ा जज्बा, जब कोई क्राइसिस आती है तो पूरा देश एक साथ उठ खड़ा होता है। हमने ऑक्सीजन की समस्या को दूर कर लिया, हमने मान लीजिए कि वैक्सीन की जो कमी है, बाहर से वैक्सीन मंगा सकते हैं, स्पुतनिक आ ही रही है और दूसरी भी कतार में है, बाहर से वैक्सीन मंगा के वैक्सीन की कमी को भी हमने दूर कर लिया। अस्पतालों में जो बिस्तरों की कमी है, अस्थायी अस्पताल बनाकर हमने उसे भी दूर कर लिया, पर हम मैन पावर कहाँ से लाएंगे? आज जो हमारी मैन पावर के ऊपर जो वर्कलोड है, अगर 10, 12, 15 दिनों तक ये स्थिति चलती रही तो हमारा मैन पावर कोलैप्स कर जाएगा। सामान तो हम ला सकते हैं, मैन पावर तो किंतु हम ओवरनाइट बना नहीं सकते ना, मैन पावर को हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो समस्याएं बहुत है। अगर इस स्थिति में भारत सरकार हमारे हेमंत बिश्व शर्मा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भार दें और वो अपनी कैलिबर से, अपने अनुभव से, अपनी क्षमताओं से, अपने जज्बे से देश को इस क्राइसिस से निकाल सके, तो मैं समझता हूँ ये तो सोने में सुहागे वाली बात होगी। जी प्रमोद जी, ये बहुत अच्छी बात है और यही बात आज लोगों के बीच, लोगों के मानस पटल पर यह है कि आखिर सर्बानंद सोनोवाल जी जो है वो इस राज्य को बहुत अच्छा से संभाल पा रहे थे या संभालेंगे आगे भी। उन्हें चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहने दिया जाए और हेमंत जी को जैसे
देश भर के लिए काम करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा जो है इनपुट्स मिलेगा, ज़्यादा देश के लिए फायदेमंद होगा। अब दूसरी एक बात इसमें आती है कि जैसे आपने बताया कि जो नेशनल जो पॉलिटिक्स है वहाँ नेशनल भारत सरकार की जो रिशफलिंग की जो बात रह गई है, तो इसको लेकर के हम आते हैं अगली चर्चा की ओर, जैसे कि रिशफलिंग की जरूरत क्यों महसूस हो रही है आपको? देखिए 2 साल कुछ ही दिनों में मोदी सरकार की दूसरी इनिंग्स के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और कोविड क्राइसिस, ये दूसरी कोविड की लहर के बाद में जो स्थितियां बन रही है, जिस तरह पर सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर ये लांछन लग रहा है, उन्हें उलाहने दिए जा रहे हैं कि सरकार की ये नाकामी रही है, सरकार की ओर से लापरवाही रही है, जिससे कि देश को कोविड की दूसरी खतरनाक लहर का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों के मद्देनजर ये चर्चा भी उठ रही है कि मोदी सरकार को फ्रेश गार्ड लेने की ज़रूरत है। जो लोग अभी काम कर रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, ये इतिहास को तय करने दीजिए, किंतु जो फ्रेश चेहरे देश में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसे कई लोग हैं, नाम थोड़ा बताइए, कुछ नाम। मैं नाम बता रहा हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो अपने राज्यों में उन्होंने बेहतर काम किया, राज्य में अब किसी कारण से उनकी सरकार नहीं है तो वे अभी खाली बैठे हुए हैं। अगर हम नाम की बात करें तो हम देवेंद्र फडणवीस का नाम ले सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस के पास में कोई लंबा चौड़ा दायित्व अभी है नहीं। हम रमन सिंह का नाम ले सकते हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम वहाँ किया था, अभी उनके पास भी कोई खास दायित्व नहीं है। हम सुशील मोदी का नाम ले सकते हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, अभी इस बार इनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। नीतीश जी के साथ में उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, उसके बावजूद वो फिलहाल मैं समझता हूं कि उनकी क्षमताओं का हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। असम की बात करें तो असम में हिमंत बिश्व शर्मा जैसी कद्दावर शख्सियत है जो अगर नेशनल पॉलिटिक्स में जाएं तो वहाँ भी अपनी क्षमताओं से अपना और राज्य का नाम बुलंद वो कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से चेहरे, उन चेहरों को लेकर अगर मिनिस्ट्री को रिसफल किया जाए, कैबिनेट को रिसफल किया जाए तो इस क्राइसिस से निपटने में तो फायदा मिलेगा ही। और वैसे भी कहा जाता है कि पानी अगर ठहर जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसे ठहराव अच्छी चीज़ नहीं होती है। और राजनीति में भी ठहराव आदर्श स्थिति नहीं है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। जो पुराने मंत्री रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन के बाद में अगर लगे कि किसी मंत्री विशेष को जो पद दिया गया है वो किसी दूसरे मंत्रालय के लिए ज़्यादा उपयुक्त होंगे तो उनको वहाँ भेज दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ नए चेहरों को भी कैबिनेट में, मिनिस्ट्री में इंडक्ट किया जाना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जिससे कि देश में काम और सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद पवन जी। अभी एक टॉपिक जो एक सब्जेक्ट मेरे जहन में आ रहा है वो यह है कि कोविड का सिचुएशन है और कोविड का सिचुएशन में हमने देखा कि लोग ज़्यादा जो है टेंशन से ग्रस्त हैं। अब जैसे 3 लोग टेस्ट कराने गए, 2 पॉजिटिव हो गया, तीसरे जो है वो रिजल्ट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं और रिजल्ट जाने से पहले ऐसा केस आया है, रिजल्ट जाने से पहले उनका हार्ट अटैक हो गया। ऐसे बहुत लोग हैं जो डर से जिनका देहांत हो रहा है, कोविड से नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए दायित्व बनता है अपने प्रेस का भी। तो ये क्या लगता है कि प्रेस किस तरह का देना चाहिए? प्रेस का तो दायित्व है, प्रेस के साथ साथ ये सिविल सोसाइटी का भी दायित्व है। कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलाई जा रही है। हम जब भी किसी चैनल को खोलते हैं, अखबार के पन्नों को पलटते हैं तो कोविड से संबंधित नकारात्मक खबरें रहती हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक हो रही है, जो जरूरी दवाइयाँ हैं रेमडेसिविर है उनकी इंजेक्शन की ब्लैक हो रही है, अस्पताल में बेड नहीं है, बेड है किंतु बेड दिए नहीं जा रहे हैं, बेड ब्लैक किए जा रहे हैं। तमाम तरह की नकारात्मक खबरें रहती हैं। पर खबरें ये भी है कि कई ऐसे वैरियर्स सामने आए हैं जो अपना प्लाज्मा दान कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने जान की परवाह किए बगैर कोविड मरीजों के बीच में जा रहे हैं। गुवाहाटी में कई सामाजिक संस्थाएं, मारवाड़ी सम्मेलन जैसी सामाजिक संस्थाएं सामने आई हैं जो ये कहती है कि जिन घरों में कोविड हो गई है वो खाना नहीं बना सकते हैं तो केवल हम एक बार डायल करें, हम उनके घर में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना पहुँचा देंगे।
बहुत से और लोग हैं जो और सेवाएं दे रहे हैं, ऑक्सीजन की सेवाएं दी जा रही है, ब्लड दिया जा रहा है, प्लाज्मा दिया जा रहा है, जरूरतमंदों को मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है, जरूरतमंदों को खाना दिया जा रहा है। तो इस तरह की सकारात्मक खबरों को आगे लाया जाना चाहिए, मानवीय वैल्यू को दिया जाना चाहिए। आज मानवीय आज दरअसल पूरे विश्व में, खासकर भारत में जहाँ की अभी लहर बहुत जोरों पर है, मानवीय मूल्य कसौटी पर है। और मानवीय मूल्य जब कसौटी पर आते हैं तो मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए उन लोगों को जो कोविड वॉरियर बनकर सामने आ रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर बोल के सामने आ रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को लोगों के सामने लाने से पॉजिटिविटी आएगी। पर दुख की बात यह है कि तमाम तरह की निगेटिव खबरें दिखाई जा रही है। आज हम दिखाते हैं कि 3, 3.5, 4 लाख लोग कोविड से संक्रमित हो गए हैं। फिर साथ साथ मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, दूसरे लोगों को यह भी बताना चाहिए कि आज भी हमारे यहाँ 90% के करीब लोग ठीक होकर बाहर निकल रहे हैं। रिकवरी जो है, आज भी ज्यादा रिकवरी हो रहा है। आज भी मोर्टेलिटी रेट जो भारत में है वो पश्चिम के दूसरे देशों की तुलना में काफी अच्छी है, जबकि उनका मेडिकल ढांचा, मेडिकल सिस्टम हमारे सिस्टम से कई गुना ज्यादा उन्नत है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ उतने लोग नहीं मर रहे हैं। हमें यह भी बताना चाहिए कि कोविड की तीसरी लहर के बावजूद कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य में कोई बेड की न तो असुविधा है, न वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। वो बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को संभाल पा रहे हैं। तो सकारात्मक खबरें फैलानी होगी, सकारात्मकता को बढ़ावा देना होगा। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें मान्यता मर्यादा देनी होगी, तब लोगों के मन में आएगा कि कोविड भी एक आम बीमारी की तरह बीमारी है। तीसरी बात और एक मैं बताना चाहूँगा कि कोविड कोई क्रस नहीं है। ये कोविड आपकी चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस, किसी को भी कोविड हो सकती है। कोविड होने से पिछली वेव के समय तो ज़्यादा था, इस बार पहले की अपेक्षा कम है। लोगों में एक टेंडेंसी थी कि इस बात को छुपाना, कोई दरकार नहीं है आपको छुपाने की। आप आराम से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बताइए कि मैं पॉजिटिव, मैंने टेस्ट कराया, मैं पॉजिटिव निकला हूँ। पिछले 2-3 दिनों में जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए हैं वो भी एहतियात के तौर पर अपना टेस्ट करवा लें। और अच्छी बातें सोशल मीडिया के जरिए, टेलीफोन के जरिए अपने मित्रों से और लोगों से अगर लोग करना शुरू कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोविड की महामारी पर हम पार न पार सकें। मैं ये कह रहा था प्रमोद जी कि जो पॉजिटिव हुए हैं, अब उनके जो रोजमर्रा का जो सिचुएशन है, एक एक दिन का जो सिचुएशन है, उसको अगर जो सोशल मीडिया है उसमें अगर समझाया जाए, बताया जाए, और उनका जो रिकवरी किस तरह से हुआ है वो अगर एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया जाए, तो क्या नहीं लगता है कि इससे लोगों को बहुत उत्साह बढ़ेगा? लोग रिकवरी रेट जो है, आज जो रिकवरी रेट है उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए, रिकवरी नहीं होने का वजह 1-2 में ने ये भी देखा है कि कुछ लोग तो ये है कि जैसे पॉजिटिव सुना वैसे उन्होंने खाना छोड़ दिया। उनको ये लग गया कि नहीं, अब तो मैं जीने वाला नहीं हूँ। इस तरह का समझ में आया है कुछ लोगों को कि नहीं, मैं तो अब जीने वाला नहीं हूँ। अब यह होता है कि इसके बाद उनका खाना पीना जो है वो कम हो जाता है। मतलब खाना पीना से मैं ये कह रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम या दवाई जो भी काम करेगा वो डिपेंड करता है कि आप अगर खाना प्रॉपर्ली खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर फूड। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है अगर उनके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है और होप नहीं होती है। तो ये होप देने के लिए जरूरी है कि जो भी पॉजिटिव हो और जिस तरह से प्रत्येक दिन का जो उनका रिकवरी के लिए जो कर रहे हैं स्टेप्स वो लिया जा रहा है और रिकवरी होते हैं, उसको अगर दिखाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, फैलाया जाए इस बात को, तो जा करके बहुत लोग रिकवरी करेंगे और रिकवरी का जो रेट है वो बहुत ऊपर। देवाशीष, आपने एकदम सही कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी जी। अधिकतर लोगों में एक भावना घर कर जाती है कि मैं कोविड पॉजिटिव आ गया, अब तो शायद मैं बचने वाला नहीं हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं अपने घर का ही उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले दिनों मेरी बेटी पॉजिटिव हो गई थी। पॉजिटिव होने के बाद में हमने घर में, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, घर में उसको आइसोलेट किया। उसका एक रूटीन हमने बनाया, उसके हम रोज़ ऑक्सीजन लेवल देखते थे, चार्ट एक बनाया, पल्स रेट देखते थे, रोज़ उसकी जो फीवर है उसको देखते थे, उसका एक फूड का एक चार्ट हमने बनाया। और 6-7-8 दिनों के बाद में वो निगेटिव आ गई। तो इस दौरान हमने उसको कुछ एक चीज़ें बताई कि तुम ये पढ़ो। वो अपनी रेगुलर जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं वो क्लासेस कर रही थी, अपने मित्रों से बात कर रही थी, हम लोगों से वीडियो कॉल कर रही थी, बात कर रही थी। उसने रामायण और महाभारत जैसे सीरियल देखने फिर से शुरू कर दिए। महाभारत वो बता रही थी कि उसका पूरी स्टोरी उसको पता नहीं थी, उसने 2-2 करके उसके एपिसोड देखने शुरू। परिवार में बाकी
बाकी लोगों से आपने डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया? डिस्टेंस हमने उसको कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया था। उसके रूम के बाहर हमने एक टेबल रख दी थी, उसके ऊपर उसका फूड रख देते थे। फूड रखने के बाद में उसको फ़ोन कर देते थे, हम उस जगह से हट जाते थे, क्योंकि घर में मेरी बूढ़ी माँ भी है। उसको लेकर हम चिंतित थे कि हम लोग, मैंने तब तक दोनों जैब ले ली थी, दोनों इंजेक्शन वैक्सीन ले ली थी, बाकी लोगों ने एक एक वैक्सीन ली थी। तो हमने काफ़ी ये कोशिश की कि किसी भी तरह से वो उसको कंप्लीट आइसोलेट कर दिया था। आइसोलेट करने के बाद में भी वो लोनली फील न करे, उससे हम फ़ोन पे संपर्क रखते थे। उसके दोस्तों को हम प्रेरित करते थे कि उससे बातचीत करते रहें, वो भी अपने दोस्तों से बात करती थी, थोड़ी टीवी देखती थी। उसकी जो लाइफस्टाइल है उसको हमने तय कर दिया था कि तुमको इस तरह से करना है। पर्याप्त सोने का अवसर दिया जाना चाहिए, नकारात्मक थॉट्स ना आए, इसके लिए जरूरी है कि पर्याप्त सोने का। कोविड में अगर कॉमॉर्बिडिटीज ना हो, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर या और कोई किडनी की कोई घातक बीमारी जैसी बीमारियां ना हो, तो कोविड इंसान को मार नहीं सकता। इसके अलावा जो साइट्रिक एसिड वाले जो फूड होते हैं, मौसमी होती है, वो फूड हम उसको देते थे, जूस उसका देते थे। विटामिन सी के लिए, विटामिन सी के लिए देते थे, विटामिन सी मल्टीविटामिन की टैबलेट देते थे, क्योंकि कोविड का कोई इलाज नहीं है। कोविड के सिम्टम्स का इलाज होता है। बुखार होती है तो डॉक्टर पैरासीटामोल दे देते हैं, माथा भारी लगता है तो कोई दूसरी दवा दे देते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने पर फिर ऑक्सीजन सपोर्ट उसको देते हैं। तो कोविड की कोई दवा अभी तक नहीं है। जो हम वैक्सीन की बात करते हैं वो भी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए है। कोविड को खत्म कर सके ऐसी दवा अभी तक इजाद हुई नहीं है, विज्ञान ने अभी तक वो दवा इजाद नहीं की है। कोविड के सिम्टम्स का ट्रीटमेंट होता है, तो जो भी शुरुआती लोगों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज न हो, उन सिम्टम्स की सारी दवा भी हमने घर में रख छोड़ी थी। पैरासीटामोल भी हमारे पास था, विटामिन सी की दवा ऐसा था कि आपके बच्ची के साथ हुई है, पॉजिटिव वो हुई थी, क्या आप लोग भी दवाई ले रहे थे कुछ? नहीं, हमने दवा तो नहीं ली। बाकी पर फूड हैबिट तो जब से कोविड काल पिछले साल से शुरू हुआ है तो लोगों की फूड हैबिट चेंज हो गई है। तो जंक फूड लोगों ने कम कर दिया। कुछ लोगों ने जैसे विटामिन सी खाना शुरू कर दिया। हाँ, वो हम भी खा रहे थे। विटामिन सी है, आयुर्वेद का गिलोय है, इस तरह का काढ़ा जो कुछ खाते हैं, काढ़ा वाढ़ा लेना शुरू कर दिया था। ये भाप लेने के लिए उसको दिया था कि स्टीम तुम लो। तो कोविड को हराया जा सकता है। कोविड अपराजय नहीं है, पर कोविड को हराने के लिए जरूरी है कि हम खुद अपना हौसला रखें। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो आज हमने कुछ विषय को लेकर के ओपिनियन रखा आपके सामने। हो सकता है कि आप लोगों को अच्छे लगे और आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा जो चैनल है थर्ड आई न्यूज़, देखते रहिए, न्यूज़ भी और ओपिनियन भी। और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए हमारी बातें। और हो सकता है हम मिलकर इस कोविड के साथ लड़ करके जीत सके। बहुत बहुत धन्यवाद।